हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्याकुंज के इस प्लेटफॉर्म पर। हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ में बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन सेकेंड वीडियो जो इसके सब टॉपिक का था, एंड द सब टॉपिक नेम वाज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये इसका पहला सब टॉपिक है। इस सब टॉपिक की टोटल 5 वीडियो आने वाली हैं, जिसमें से पहली वीडियो थी बेसिक कंसेप्ट्स एंड थ्योरी, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इसके सारे कंसेप्ट जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को, बिगनर्स, उनके लिए भी ये वीडियो रिकमेंडेड है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम लोग दूसरे नंबर की जो वीडियो है सीबीएसई लेवल, यानी कि इस टॉपिक को सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से पोर्शन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा मेंस, एडवांस या नीट के लिए सीरियस है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहता है, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है और अगली आने वाली वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सीबीएसई लेवल पर। सीबीएसई लेवल की अगर बात करें तो इस वीडियो के बाद एक असाइनमेंट भी आपको अपलोड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद उस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन उसी के अंदर है, तो आप ट्राई करने के बाद उनके सॉल्यूशंस को रेफ़र कर सकते हैं। फाइन, सो लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें कि कौन कौन से रिसोर्स आपको यूज़ करने हैं एज ए सीबीएसई एस्पिरेंट, तो द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, सेकेंड वन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एंड थर्ड वन सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप ट्राई करेंगे तो आपको क्लियर कट एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर टारगेट करना चाह रहा है या बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है, तो आई विल रिकमेंड कि मेंस और नीट लेवल के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको भी वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि कई बार सीबीएसई भी कुछ पोर्शन या न्यूमेरिकल बहुत डिफ़िकल्ट कर देती है अप टू द मेंस या नीट लेवल, ताकि टॉपर्स डिसाइड हो पाए उससे। ठीक है, सो एज एन एवरेज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, बट अगर आपको और थोड़ा सा लेवल अप करना है तो आप मेंस और नीट के सिंपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार मेंस और नीट के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के फॉर्म में सीबीएसई पूछ लेती है, सिंपलर वर्जन उनका। ठीक है, चलो, सो अगर हम लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें सीबीएसई के, तो ये देखा गया है कि इस टॉपिक में से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़ में से, केवल 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, 1 मार्क क्वेश्चन ओनली। और 1 मार्क वो किसी भी 3 फॉर्मेट में हो सकता है, या तो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकती है सीबीएसई, रीजन असर्जन के फॉर्म में पूछ सकती है, और वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन। ये 3 मॉडलिंग है क्वेश्चन की जो सीबीएसई के पेपर में आते हैं, तो इन फॉर्मेट में इस कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। सो हम इस लेक्चर में इस टॉपिक को इन्हीं 3 फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फाइन, लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट वी विल सी फ्यू ऑफ द एमसीक्यू एंड वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वर आस्क्ड। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ए बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स दैट। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका क्या मतलब है? तो ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी है इनिशियली अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब कि उसमें जितने प्रोटॉन हैं उसके न्यूक्लियस में, मान लीजिए 4 प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहे होंगे अगर, तो वो एटम इफेक्टिवली क्या है, न्यूट्रल। लेकिन अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो अब 4 प्रोटॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इफेक्टिवली इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस ई के इक्वल। अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं इसमें, तो इस पर इफेक्टिव चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस n इंटू ई। क्लियर?
हमेशा मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन को ही वो गेन कर सकता है। कभी भी प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़कर ना तो बाहर निकलते हैं और ना ही कहीं से ये बाहर से मैटर के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज दे आर इन द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड आर बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो अब आप पढ़ें, ए बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स that it has lost electrons. This is the correct one. It has gained the proton. This is wrong, because proton cannot be gained, cannot be lost. It has gained positron. Well, this is also wrong and this is also wrong. This is gained alpha particle. What is positron and alpha particle? That we will discuss in nuclei chapter. अभी आप इतना समझें कि ये positron and alpha particle, these are somewhat related to nucleus, ठीक है, एंड न्यूक्लियस से रिलेटेड पार्टिकल एटम से बाहर निकल के नहीं आते हैं, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन ही एटम से बाहर या अंदर आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट मी टेक सेकंड क्वेश्चन। जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन, देन अगेन रिज्यूम इट, और फिर आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो क्या बताता था कि टोटल यूनिवर्स का, मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है और मान लीजिए इस यूनिवर्स के अंदर दो बॉडी हैं, लेट अस सपोज ए एंड बी, क्लियर। दोनों ही स्टार्टिंग में न्यूट्रल हैं, दोनों ही स्टार्टिंग में क्या हैं, न्यूट्रल, फाइन। मतलब दोनों पर नेट चार्ज क्या है आपका, जीरो। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये होता है कि जितने इसमें प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इसमें प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों बॉडीज़ को आपस में रब कर दूं तो ड्यूरिंग द रबिंग हमें पता है कि एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। जिसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सो आफ्टर द रबिंग वी कैन से, मान लीजिए ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर आ गए, फाइन। तो जब ए से इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो ए पर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जब बी पर पहुंचेगा तो बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। सो अगर मैं कहूं कि इस यूनिवर्स में, देखो पहले कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था नेट, लेकिन अभी इस यूनिवर्स में पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल चार्ज की बात करें, इस पर चार्ज कितना आया, प्लस ई, इस पर चार्ज कितना आया, माइनस ई। ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना होगा, क्या इन दोनों की वजह से अब चेंज हुआ, नहीं, क्योंकि प्लस माइनस मिलके अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। सो वी कैन से कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज कभी भी अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरे यूनिवर्स का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बढ़ जाए, नेगेटिव चार्ज हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। तो अब ऑप्शन आप पढ़िए, टोटल चार्ज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट वन। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, नो इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए ऐसे ही दो एटम हैं एक और इसी यूनिवर्स के अंदर, और मान लो वो आपस में मिल गए, इन्हें टच कर दिया, टच कर दिया तो क्या होगा, दोनों का चार्ज मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। सो पॉजिटिव पहले दो थे, नेगेटिव दो थे, इन दोनों को आपस में टच करा के हमने नेट चार्ज क्या कर दिया, जीरो। तो पॉजिटिव अब एक रह गया, नेगेटिव एक रह गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज भी डिक्रीज हो गया। लेकिन ओवरऑल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स अगर हम बात करें तो वो अभी भी उतना ही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। फाइन, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। ए मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड। देखिए, मेथड ऑफ चार्जिंग की बात हो रही है यहाँ पर, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमने सीखा था टोटल 3 तरीके हैं
मेथड ऑफ चार्जिंग के। फर्स्ट वन वाज रबिंग, मतलब जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पे चले जाते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव, जिस पर पहुंचेगा उस पर नेगेटिव, सो दिस इज रबिंग। सेकंड, कंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं, कंडक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है ए, ये दूसरी बॉडी है बी, बी न्यूट्रल है, ए पर चार्ज है आपका मान लीजिए प्लस, तो अगर मैं डायरेक्टली इस ए का कनेक्शन बी से कर दूं, ठीक है, वायर के थ्रू या डायरेक्टली मैं टच कर दूं, तो ए से जो चार्ज है वो बी पर पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट या टच मेंटेन किया जाता है। तीसरा मेथड होता है इंडक्शन। फाइन, इंडक्शन, जिसमें बिना टच किए हम किसी कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं बिना किसी चार्ज्ड बॉडी से फिजिकली टच किए, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इसकी थ्योरी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें इंडक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फाइन, सो लेट मी चेक द ऑप्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन, नो, electrification is another name for conduction. Now magnetization, no. Electrostatic induction, yes, this is correct. Electromagnetic induction, no, this is another phenomena which we will study later. Fine, so I hope this question is clear to you. Now let me take next question. Read out the question. A cup contain 250 gram of water, ठीक है, and we have to calculate how much negative charge is there. Okay, let me correct the language. 250 gram of water at this place, the amount of negative charge present in the cup of water, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि अगर आपके पास एक कप है, let us suppose like this, और उसमें जो वाटर फील्ड है उसका अमाउंट दे रखा है 250 ग्राम, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इस 250 ग्राम वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज है। केवल पानी ही नहीं, हर एक सब्सटेंस जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन और उनके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। यानी कि हर एक बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर ही बनी हुई है। तो आपको किसी भी सब्सटेंस का अगर थोड़ा सा पार्ट दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सो वो आपसे यहाँ पर कैलकुलेट कराना चाह रहा है, ठीक है। इसकी अप्रोच हम समझते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि जो सब्सटेंस आपको दिया हुआ है वो क्या है। यहाँ पर जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो है वाटर, ठीक है। फिर हमें ये देखना होगा कि वाटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है। तो हमें पता चलेगा कि वाटर जो है वो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर वाटर बनता है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं H2O के। नाउ H2O के कितने अगर एक मॉलिक्यूल की हम बात करें, एक मॉलिक्यूल की, तो इस एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन हैं ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के एटम को अगर आप देखोगे तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन के लिए हम बात करें तो उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सर ये कैसे पता चल रहा है आपको कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर से किसी भी एलिमेंट के आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे किसी का एटॉमिक नंबर है 10 तो उसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन होंगे, और उसको न्यूट्रल करने के लिए, सिंस एटम क्या होता है, आइसोलेटेड एटम क्या होता है, न्यूट्रल, तो 10 प्रोटॉन है अगर तो 10 ही कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने ये पता किया कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और H2O के अंदर अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल एक मॉलिक्यूल के अंदर
10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए। क्लियर? सो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि H2O के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन ये हो गए। तो अगर मैं चार्ज कहूँ तो कितना हो जाएगा? 8 सॉरी नॉट 8, इट इज 10 ऑक्सीजन में आपके H2 ऑक्सीजन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। ठीक है? सो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज इसमें अगर मैं कहूँ नेगेटिव चार्ज कितना होगा, दैट विल बी 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना? सो ये नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है -1.6, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा? दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन वन मॉलिक्यूल। अब आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है सब्सटेंस, कितना दिया है? 250 ग्राम सब्सटेंस दिया हुआ है। तो 250 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे ये पता करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री की नॉलेज यूज़ होगी। पहले तो गिवन अमाउंट में अगर आप मोलर मास का डिवाइड कर देंगे, मोलर मास, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल। मोलर मास, मोलर मास किसका? जो सब्सटेंस है आपका, वाटर है ना, तो वाटर का मोलर मास। ठीक है? मोलर मास बेसिकली कितना होगा इसका, अगर हम बात करें, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 18 ग्राम। ठीक है? 18 ग्राम। हाइड्रोजन का बेसिकली होता है 1 ग्राम एंड ऑक्सीजन का होता है आपका 16। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम और ये 16, 18 ग्राम। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल। ठीक? यानी कि आपने ये पता कर लिया कि कितने मोल प्रेजेंट हैं वाटर के 250 ग्राम में। नाउ वी नो दैट इन वन मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। ठीक है? मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसके एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते ही होते हैं। ठीक है? तो हमने देखा एक मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो कितने मोल आपने कैलकुलेट कर लिए। अगर नंबर ऑफ मोल n है तो आई कैन से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n इंटू Na। ठीक है? सो नाउ इफ आई वांट टू क्लियर दिस ऑल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। लेट मी गिव यू द वेरी concluded formula of the amount of charge. What you will do step by step, देखिए, amount of substance divided by molar mass। ठीक? ये आ गया नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ओके? ये आपका आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, इतना इतना टर्म क्या है, दिस वन इज नंबर ऑफ मोल। ठीक? एंड दिस क्वांटिटी इज एवोगैड्रो नंबर। फाइन? एंड दिस quantity, if I say complete, this quantity is total number of molecule, okay, multiplied by, अगर मैं एक और इसमें लिख दूं, चार्ज present in one मॉलिक्यूल। ठीक है?
तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे मान लो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. सो दिस विल गिव यू टोटल नेगेटिव चार्ज in given amount of substance. फाइन, इसको आप नोट कर सकते हैं. दिस इज द सिंपल वे, सिंपल फॉर्मूला यू कैन हैव. तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपके न्यूमेरिकल से, तो दिस विल कम आउट 250 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Fine. When you will solve this, you will get the answer, this one, A1. Fine. You will get this answer, A. Clear? So negative charge उसने पूछा था तो आप माइनस लिख सकते हैं. इनफैक्ट अगर पॉजिटिव पूछता तो यही प्लस होके आ जाता. ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा, क्योंकि इफेक्टिवली वो सब्सटेंस क्या है आपका, neutral. Fine. So this is the method to calculate the negative or positive charge in a given amount of substance. Fine. This we have learned. चलो, let me take next slide. चलिए, ये हमने देख लिए MCQ. Fine. नेक्स्ट इज रीजन असर्जन. ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, आप पहले से इनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें आराम से. ठीक है, इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, फिर एक दूसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा जो कि उसका रीज़न होगा. मतलब एक रिजल्ट दिया, ये रिजल्ट क्यों आया उसका रीज़न दूसरे स्टेटमेंट में होगा. आपको रीज़न को पढ़ के ये बताना है कि क्या पहले में असर्जन मतलब वो जो स्टेटमेंट है वो और उसका रीज़न दोनों सही हैं, और क्या रीज़न उसको सही में एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. ठीक है, ये ए ऑप्शन है. बी में क्या रहेगा कि असर्जन और रीज़न दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट रीज़न नहीं है. ठीक है, ये बी ऑप्शन है. सी क्या है, असर्जन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज रॉन्ग. ठीक है, असर्जन में जो कहा ठीक कहा, रीज़न में जो आप बात कह रहे हैं वो गलत है. ये सी ऑप्शन है. डी क्या है, असर्जन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीज़न इज करेक्ट. इसमें क्या है, असर्जन गलत है, रीज़न में जो कुछ कहा गया है वो सही है. ठीक है, अब ध्यान से समझें, आपको जब भी रीज़न असर्जन क्वेश्चन करना है तो ये इंस्ट्रक्शन क्लियर कट पढ़ने हैं. कई बार ये चेंज भी कर देते हैं. ठीक है, मान लो डी ऑप्शन कर दें कि बोथ असर्जन एंड रीज़न इज फॉल्स आर फॉल्स, तो आप ये दिमाग में रट के ना जाएं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्लियर कट पढ़ें कि कब ऑप्शन ए है, कब बी है, कब सी है, कब डी है. फाइन. सो लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, असर्जन. ठीक है, सबसे पहले आप पहला स्टेटमेंट पढ़ें, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया आपका. ठीक है, जो कि आप इसको पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ ठीक बात है, ये सही बात है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है. ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक, रबिंग के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो ऐसे नहीं होंगे कि 1.5 ट्रांसफर हो गया, 2.3 ट्रांसफर हो गया. ठीक है, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से. सेकंड पढ़े. अब इसका रीज़न क्या है, वाई इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, इसका रीज़न क्या है. तो सही तरीका होता है कि आप रीज़न मत पढ़ो, पहले अपने दिमाग में सोचो व्हाट इज़ द रीज़न. रीज़न वाज कि मिनिमम अवेलेबल चार्ज इन द यूनिवर्स इज ई. ठीक है, ये हमें पता है रीज़न, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब मिनिमम अवेलेबल चार्ज ही ये है. ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती कि कहीं पर E/2 चार्ज मिल जाए आपको फ्रैक्शन में. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट अवेलेबल. दैट इज़ वाई या तो E जाएगा या E प्लस E जाएगा या E प्लस E प्लस E जाएगा. यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि
अवेलेबल जो चार्ज है यूनिवर्स में मिनिमम अवेलेबल वो ही कितना है आपका E। अगर मिनिमम अवेलेबल आपका E/2 होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी थी कि 1.5 E भी चला जाए, ठीक है ना, क्यों E/2 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 चला गया। सो अब आप रीजन पढ़ें, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी रीजन क्या कह रहा है आपसे कि E/2 चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। देखो ट्रांसफर तो कितना भी हो जाएगा, ट्रांसफर होने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है कि अवेलेबल कितना है, ठीक है। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि आधा चार्ज E/2 चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सही बात है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? आंसर इज नो। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बी। क्लियर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बट 2 इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1, ठीक है। देखिए जब भी रीजन असर्जन के आंसर ए और बी आते हैं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें क्लियर कट पता नहीं चलता, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सही तरीका करने का क्या है? सबसे सिंपल तरीका कि आप पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ें बिना बी को पढ़े हुए, ठीक है, फिर स्टेटमेंट 1 को पढ़ के ये चेक करें कि ये सही है, फाइन, फिर इसका रीज़न अपने दिमाग में पहले से सोचें, ठीक है, कि भाई इसका क्या रीज़न है एक्चुअल में, फाइन। देन देखें कि क्या वो रीज़न आपका यहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो फिर आप ये चेक करें कि जो कुछ भी लिखा है वो सही है या गलत। अगर वो सही है लेकिन वो रीज़न नहीं है जो आपने अपने दिमाग में सोचा है इसका, ठीक है, जो एक्चुअल में रीज़न है, तो फिर ऑप्शन आप लगाएंगे बी। लेकिन अगर जो आपने दिमाग में सोचा है एक्चुअल में जो इसका रीज़न है वही यहाँ दे रखा है तो फिर आंसर लगाएंगे आप ए। दिस इज द वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे अब मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस। जैसे आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब थोड़ी देर के लिए सुनो। एक बॉडी जैसे ही नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है, ठीक है, इस मास डिक्रीजेस, इसका मास डिक्रीज करता है। तो ज़रा सोचो कि क्या ये सही है? बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कब करती है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी तो होगा, तो उस मास की वजह से गिवन बॉडी का मास क्या होना चाहिए? इंक्रीज। सो नेगेटिव चार्ज अगर कोई बॉडी एक्वायर कर रही है तो मास क्या होगा आपका? इंक्रीज, फाइन। सो ये पढ़ते ही आपको लग गया कि ये गलत है। अगर असर्जन और रीजन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको गलत मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं, फिर आपको दूसरा मतलब पढ़ने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं, ए और बी में से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। सो अगर ये गलत हो गया तो आप ऑप्शंस देखें, यहाँ पे क्या था? असर्जन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग, तो ये तो है नहीं। असर्जन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको इनफैक्ट बी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, रीज़न पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। लेकिन कई बार ऐसा भी दे रखा होता है कि डी ऑप्शन में ये लिखा रहता है कि बोथ असर्जन एंड रीजन आर रॉन्ग, तो फिर आपको नीचे वाला भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी ट्राई टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही धीमे धीमे आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ये तो हो गए एमसीक्यू, रीजन असर्जन। नाउ ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, जिसमें आपको कुछ डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, कोई सिचुएशन दे रखी होगी रियल लाइफ से रिलेटेड, उसमें से आपको डेटा इंटरप्रेट करना है और डेटा इंटरप्रेट करके फॉर्मूला रिकॉल करके उसमें वैल्यू पुट करनी है और फाइनली एक रिजल्ट पे आना है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स के देखें तो हमने ये देखा है कि मेनली इन 4 टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। ये टॉपिक्स क्या हैं? शेयरिंग ऑफ द चार्जेस, ठीक है, पहला टॉपिक। मतलब 2 कंडक्टर आपके पास रखे होंगे जिन पर चार्ज है Q1 Q2, इनको अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो कैसे ये चार्ज को शेयर करेंगे, कौन कितना चार्ज अपने पास रखेगा और कितना अपने साथ वाले को दे देगा अगर वो उसके साथ कांटेक्ट में है तो, ठीक है। दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक, मेथड ऑफ चार्जिंग पे बेसिकली बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये।
कि अगर कोई सब्सटेंस है, न्यूट्रल है और मुझे इसे चार्ज करना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मैं इसको टच नहीं करूंगा, विदाउट टचिंग, ठीक है, विदाउट टचिंग, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, लेटेस्ट में भी पूछे गए हैं 2019 2020 में। देन वैल्यू ऑफ चार्ज इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि कैसे गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज, मतलब आपको दो चार्ज दे दिए Q1 Q2, आपको ये बताना है कि इन दोनों का नेचर कैसा है, क्या ये सेम नेचर के हैं, क्या ये अपोजिट नेचर के हैं। तो हाउ टू डिटेक्ट द पोलैरिटी ऑफ चार्ज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस। सो ये 4 मॉडल आपके CBSE को लेकर इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं पे बेस्ड हम प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, ठीक है। सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ द चार्जेस। मान लीजिए आपके पास ये 2 स्फीयर हैं, दोनों के साइज आपके सेम हैं, R1 इसकी रेडियस है, R2 इसकी रेडियस है, एंड लेट अस सपोज इट इज गिवन R1 इज इक्वल टू R2, फाइन। नाउ जब हम इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे, ध्यान समझिए, इनको अगर मैं कांटेक्ट में लेके आऊं आपस में एक दूसरे के, लाइक दिस, तो आप देखिए अभी दोनों को जैसे ही मैंने कांटेक्ट में लेके आया, और ये क्या है आपके कंडक्टर, तो होगा क्या, इसका जो टोटल चार्ज है 5 कूलम और इसका 7 कूलम, ये आपस में ऐड हो जाएगा और टोटल चार्ज इस पे हो जाएगा आपका 12 कूलम, फाइन। और ये चार्ज सिंस दोनों का साइज एकदम सेम है, तो ये चार्ज रेडिली दोनों पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टोटल चार्ज एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लाइक दिस। ऐसा नहीं कि इस पे ज़्यादा उस पे कम, क्यों, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, सेम। तो उसके बाद जब आप इनको अलग अलग करोगे अब, तो देखो पहले तो इस पे ज़्यादा था, इस पे कम था, वो उसमें इनकी गलती नहीं है, लेकिन जब ये मिले, इन्होंने देखा हमारा साइज सेम है, तो इन्होंने कहा कि भैया सेम साइज सेम है, तो आधा आधा कर लेते हैं। तो अब जब आप इनको दूर दूर हटाएंगे तो उस पर 6 और इस पर भी 6 कूलम चार्ज आ जाएगा, फाइन। सो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है शेयरिंग ऑफ द चार्जेस में, कि अगर कंडक्टर का साइज सेम है तो कांटेक्ट में लाने के बाद टोटल चार्ज का आधा आधा इस पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। शेयरिंग ऑफ द चार्जेस व्हेन द 2 कंडक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। मान उस पे 7 है, लेकिन अब की बार जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो मान लो मैंने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया इसको, कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर क्यों ली मैंने, अगर ये वायर कंडक्टिंग नहीं होगी तो ये चार्ज कभी जाएगा ही नहीं इस वायर से होता हुआ, क्योंकि चार्ज किस पर ट्रांसफर कर सकता है, केवल कंडक्टिंग मटेरियल पर। तो ये जो रास्ता तुम दे रहे हो ना इसको, वो कंडक्टिंग होना चाहिए, नहीं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो अब क्या होगा इस केस में, जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, लाइक दिस, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो गया, 12 कूलम। तो क्या अब वो आधा आधा डिवाइड होगा, आंसर इज नो, ठीक है। तो चार्ज कैसे डिवाइड होगा, मान लिया चार्ज डिवाइड हो चुका है और इस पर चार्ज आ गया है नया चार्ज Q1 और इस पर नया चार्ज आ गया है Q2, ठीक है। ध्यान से समझें इस अप्रोच को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नया चार्ज आया आफ्टर कनेक्शन, इसकी रेडियस मान लीजिए, इसकी रेडियस आपकी है 2r और इसकी रेडियस है मान लीजिए आपकी r, फाइन। तो पहली चीज तो आप अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि कनेक्ट करने से पहले जो टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज कितना था, 7 कूलम प्लस 5 कूलम, टोटल वाज 12 कूलम। सो वी कैन से इनिशियली टोटल चार्ज वाज 12 कूलम ऑन बोथ द स्फीयर, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद टोटल चार्ज इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, तो टोटल कितना हो गया, Q1 प्लस Q2,
सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप याद रखेंगे कि इन स्टडी स्टेट एक और इक्वेशन आपको बनानी है, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से समझिए इधर, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना बड़ा स्फेयर होगा भाई उतना ही ज़्यादा चार्ज रख लेगा, ठीक है। जो ज़्यादा साइज का होगा वो कहेगा मुझे ज़्यादा लाओ, मैं ज़्यादा रख लूँगा चार्ज अपने पास। सो मैं कह सकता हूँ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। सो आई कैन से Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, है ना, सिंपल लॉजिक बाय कॉमन सेंस। Now if I take the ratio of these two, I will get another equation as Q1 upon Q2 is equal to R1 upon R2 and R1 कितना है 2R, R2 कितना है, what is the value of R2, R2 is R, fine। So this is your equation number 2, you can see from here। So यहाँ से क्या आ जाएगा, R से R कैंसिल, Q1 by Q2 is equal to 2। So now I can solve this question। देखिए इस इक्वेशन से I can say Q1 is equal to 2 times of Q2, ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें रख दें तो आपको मिल जाएगा 3Q2, Q1 की जगह हमने क्या रख दिया 2Q2, 3Q2 is equal to 12C। तो Q2 कितना मिल गया हमें फाइनली, यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 कूलॉम, और टोटल चार्ज कितना था आपका 12, तो इस पे कितना आ जाएगा 8 कूलॉम, फाइन। सो टच करने से पहले इस पर था 5, इस पर था 7, जैसे इनको टच किया इसने कहा ए छोटू चलो मेरा साइज बड़ा है ज़्यादा चार्ज मुझे दो, तो उसने इससे चार्ज ले लिया, कितना एक्स्ट्रा और ले लिया चार्ज, 5 तो था ही, फाइनली कितना हो गया 8। सो वी कैन से इसने इससे कितना चार्ज गेन कर लिया, 3 कूलॉम एक्स्ट्रा चार्ज गेन कर लिया, फाइन। और इससे कितना चार्ज रह गया इस पे -3 विच इज 4 कूलॉम, फाइन। तो ये भी कई बार पूछ दिया जाता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ बताओ, ठीक है। सो आई होप नाउ यू कैन मैनेज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जब स्फीयर का चार्ज सेम हो और जब स्फीयर का चार्ज जब स्फीयर का साइज सेम हो और जब साइज डिफरेंट हो। चलो नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चंस व्हिच वर केम इनटू CBSE एग्जाम। देखो ये 2011 में क्वेश्चन आया है, आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली मैनेज देम, देयर इज नथिंग वेरी मच डिफिकल्ट अबाउट देम। देखिए 2 insulated charge copper sphere A and B of identical size have charge QA, मतलब सेम साइज के 2 आपके पास स्फेयर हैं, इस पर चार्ज है QA और इस पर चार्ज है -3QA, ठीक है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, ये कॉन्टेक्ट में इनको बनाया हमने, देन सेपरेटेड, व्हाट आर द न्यू चार्जेस। तो अगर साइज सेम है तो मैंने क्या बताया था, टोटल चार्ज का आधा आधा, तो टोटल चार्ज कितना होगा आपका, दिस प्लस दिस करोगे तो -2QA, ये बना टोटल चार्ज, इसका आधा किया तो /2 किया तो -QA, ठीक है। तो जब दोनों को अलग अलग रखोगे तो फाइनल चार्ज इस पे कितना आएगा -QA और इस पर कितना आएगा -QA, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फाइन। सेम साइज पे टोटल चार्ज को जोड़ा, आधा किया और दोनों में आधा आधा बांट दिया, फाइन। नाउ नेक्स्ट ये पढ़िए, ये भी CBSE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 insulated charge copper sphere A and B of identical size have charges QA and QB respectively। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 2 स्फेयर हैं A B, दोनों का साइज सेम है, इस पर चार्ज है QA, इस पर चार्ज है QB, ठीक है। अब वो कह रहा है एक तीसरा स्फीयर लेके आए ऑफ द सेम साइज, मतलब एक तीसरा स्फीयर हमने पहले इसके टच में रखा, दैट इज C, और ये न्यूट्रल था, इस पर चार्ज कितना था 0। तो जैसे ही आप इसको इसके टच में रखोगे तो ये क्या कहेगा C कि टोटल चार्ज को आधा आधा बांटो, तो टोटल चार्ज था अभी इन दोनों पर मिला के QA, तो क्या होगा, इस पर चला जाएगा आधा QA/2 और इस पर भी आधा रह जाएगा।
फिर इस सी को उठा के हम लेके आए बी के टच में, ठीक है, ये अब सी आ गया और इस पर चार्ज है QA/2। अब ये फिर से क्या कहेगा बी से, देखो मेरा साइज तुमसे सेम है तो ऐसा है, टोटल चार्ज को ऐड करो और आधा आधा बांट लो क्योंकि साइज हमारा क्या है सेम। तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा QB प्लस QA/2, ये तो हो गया टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाई 2। ये चार्ज इन दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा, इतना इतना चार्ज इन दोनों पर आ जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द न्यू चार्जेस ऑन A एंड B, तो A पर तो कितना आ गया QA/2 और B पर कितना आ जाएगा, दिस इज द चार्ज ऑन B नाउ, नया चार्ज B पर इतना होगा, आधा आधा हो गया ना। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन, नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके लिए जगह छोड़ दी मैंने। तीसरा मॉडल है हमारा इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन पे बेस्ड मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, टू मेटेलिक स्फीयर A एंड B केप्ट ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड। देखो ये जो स्टैंड है आपके, ये दोनों स्टैंड आपके कैसे हैं, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रख दूँ लाइक दिस, तो वो चार्ज यहाँ से होता हुआ इस स्टैंड से नीचे नहीं आएगा। ये स्टैंड चार्ज को स्फीयर से नहीं छीनेगा क्योंकि ये कैसा है, इंसुलेटिंग। ये अपने ऊपर से, अपने में से होकर चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। अगर A पर कोई चार्ज है तो वो A पर ही रहेगा, उसको स्टैंड नीचे खींच के लेके नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट पढ़िए क्या बोल रहा है ये, ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड P इज ब्रॉट नियर द स्फीयर A। अब हम यहाँ से एक पॉजिटिव रॉड को A के पास लेके आए तो क्या करेगा ये पॉजिटिव रॉड, A और B दोनों टच हैं, ध्यान समझना। इनिशियली A के अंदर क्या था, प्लस माइनस न्यूट्रल थे ना, ये प्लस माइनस। ऐसे ही B के अंदर पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, लाइक दिस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ही ये रॉड इसके पास में लेके आएंगे, ये क्या कहेगा, A और B से दोनों टच हैं कि भाई ऐसा है कि तुम अपना नेगेटिव चार्ज सारा का सारा मेरे पास लेके आओ, इधर लाओ, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज मेरे से दूर ले जाओ। तो होगा क्या, A और B का पूरा नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव रॉड अपनी तरफ खींच लेगी और पिक्चर कैसी बनेगी आपकी, लेट मी टेक दिस ऑन टू द नेक्स्ट। से यहाँ पर ये रॉड है आपकी पॉजिटिव, ठीक, ये आपके स्फीयर हैं। जैसे ही आप ये रॉड इसके पास में लेके आएंगे तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींच लेगा लाइक दिस, और दोनों के पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा देगा। सिंस ये आपस में टच्ड हैं इसीलिए इसका भी नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव किसका है, टोटल A प्लस B दोनों का, ठीक, और ये पॉजिटिव किसका है, A प्लस B दोनों का पॉजिटिव चार्ज है। फाइन, नाउ ही इज सेइंग कि द टू स्फीयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब फिर क्या किया, दोनों को अलग ले गए, एंड द रॉड P इज रिमूव्ड। देखिए ध्यान से, इस सिचुएशन में मैं B को पकड़ के दूर खींच के ले गया, B को पकड़ के, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, B को जब मैं दूर ले जाऊंगा तो B पर यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव जो इधर इकट्ठा था वो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसको रिपेल करने के लिए रॉड नहीं है ना इसके पास में, इसको खींच के हम दूर ले गए कहीं, ठीक है, तो अब उस पर टोटल चार्ज कैसा आ गया आपका, पॉजिटिव। वेयरएज अगर हम A की बात करें, अब B को यहाँ से हटा लिया हमने, ठीक है, सो B को हमने यहाँ से हटा लिया, ठीक, अब बचा रह गया A के इस नेगेटिव चार्ज को ये रॉड अभी भी अपने पास खींच के रखी हुई है। फिर हमने क्या किया, इस A को भी यहाँ से हटा दिया। जैसे ही A को हटाया तो ये जो नेगेटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा था वो नेगेटिव चार्ज पूरी जगह आपका फैल गया।
ठीक है। सो फाइनली अगर ए और बी की पिक्चर हम देखें तो बी है पॉजिटिव चार्ज एंड ए है नेगेटिव चार्ज। तो आप इस पूरी प्रोसेस में देख सकते हैं कि हमने रॉड को ना तो ए से टच किया ना तो बी से टच किया, ठीक है, और बिना टच किए एक ही साथ हमने ए को कर दिया नेगेटिव चार्ज और बी को कर दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए इसमें केवल एक ही स्फेयर है, ठीक है, और अब की बार हम इस स्फेयर के पास नेगेटिव रॉड लेके आए हैं। तो आप देखिए क्या होगा, नेगेटिव रॉड जैसे लाओगे इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूर भाग जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है, हम सीख चुके हैं थ्योरी लेक्चर में कि इस कंडक्टर को मैंने एक रास्ता दे दिया अर्थ में चार्ज भेजने का या अर्थ से चार्ज लेने का। तो सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ही हमेशा मूव करता है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें जैसे ही रास्ता मिलेगा ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ भाग जाएंगे, ठीक है। और पिक्चर आपकी कैसी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर रॉड का, ये आपका स्फेयर है लाइक दिस, और केवल पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज जा चुका है यहाँ पर। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज चला गया, ग्राउंड भी हटा दिया हमने, ये पिक्चर है। उसके बाद अगर इस रॉड को भी हम हटा दें तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, ठीक है, और हमारी रॉड फाइनली कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ये 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फाइन। सो now let me take last part of this slide to identify the nature of the charge, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना एक मॉडल और इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम दो चार्ज आपको दे दिए जाएंगे, उनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन या मैथमेटिकल रिलेशन दिया जाएगा, उससे आपको नेचर ऑफ द चार्ज बताना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है दो चार्ज हैं Q1 Q2 और इनका सम जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दूसरा रिलेशन है Q1 प्लस Q2 लेस देन 0। तीसरा रिलेशन है Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। और चौथा रिलेशन है Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। ये चार रिलेशन दिए हैं और आपको इससे प्रेडिक्ट करना है कि इनका नेचर कैसा है। तो ध्यान से देखिए, Q1 प्लस Q2 ग्रेटर देन 0 है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मान लो Q1 की वैल्यू है आपकी पॉजिटिव +4, Q2 की वैल्यू भी कुछ पॉजिटिव है +2, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि Q1 आपका हो +4 और Q2 आपका हो -2। अभी भी अगर आप इनको ऐड करोगे तो नेट सम जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, इधर ये दोनों सेम नेचर के हैं, यहाँ पर अपोजिट नेचर भी पॉसिबल है, ठीक है। सो इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। ये दोनों अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों का नेचर सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। सो ये तो कंक्लूजन है पहले केस के लिए। ऐसे ही Q1 प्लस Q2 लेस देन 0, इसमें भी आपके दो केस बन सकते हैं अगर आप ध्यान से समझो। क्या क्या हो सकता है, या तो Q1 हो आपका -4, Q2 भी आपका कितना हो -2, तो ये नेट नेगेटिव आएगा। तो ये सेम नेचर के भी हो सकते हैं, है ना, सेम नेचर, फाइन। और इनमें फोर्स कैसा होगा आपका, रिपल्सिव, फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि Q1 आपका -4 हो और Q2 आपका +2 हो। अभी भी इन दोनों का सम करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी। इस केस में हम क्या कहेंगे कि नेचर आपका क्या हो गया, डिफरेंट, नेचर आपका हो गया डिफरेंट, फाइन। और जो फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, इक्वेशन देके नेचर ऑफ द फोर्स और पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, इनमें रिलेशन पूछते हैं, ठीक है। इसके लिए आप गैस करें, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा।
सो इस केस के लिए वी कैन से कि सेम नेचर होना पड़ेगा, सेम नेचर, और फोर्स हमेशा कैसा होगा आपका, रिपल्सिव। अगर सेम नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स विल बी देयर, फाइन। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें, नेगेटिव कब आएगा, जब या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। दोनों ही केस में हम कह सकते हैं कि दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। और अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव, फाइन। सो इस तरह से चार्जेस के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन देकर पोलैरिटी ऑफ चार्ज या नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दीज वर सम क्वेश्चंस, ओके। सो नाउ दिस इज द लास्ट वन, ए बॉडी ए रिपल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, टाइम हो गया वैसे। इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक बॉडी है आपकी ए, ये कहा गया कि इट रिपल्स अनदर बॉडी बी, यानी कि ये जो बॉडी बी है इसको ये रिपेल कर रहा है। रिपेल करने से मतलब इन दोनों पर ही चार्ज है और सेम नेचर का चार्ज है, ठीक है। सो ये पहला कंक्लूजन हमने निकाला कि चार्ज ऑफ ए इज इक्वल टू चार्ज ऑफ बी, पहला कंक्लूजन पहली लाइन से। देन ए अट्रैक्ट्स बॉडी सी, ए बॉडी सी को अट्रैक्ट करता है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ सी यहाँ पर है तो ध्यान से समझना बेटा, सी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वाली लाइन से केवल मैं ये कह सकता हूँ कि सी जो है, दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो ये न्यूट्रल है क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को भी एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, और या फिर इस पे जो चार्ज है वो सी पर जो चार्ज है वो अपोजिट है ए के चार्ज के, तभी ये उसको अट्रैक्ट करेगा। सो ये दो कंक्लूजन आ गए मेरे पास सी के बारे में, इनमें से कुछ भी हो सकता है। देन सी रिपेल्स बॉडी डी, ये क्या कह रहा है कि सी बॉडी डी को क्या कर रही है, रिपेल। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपको मिला, इसका मतलब कोई बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल कब करेगी, जब वो खुद भी चार्ज हो और सामने वाली बॉडी भी चार्ज हो। रिपल्शन इज द ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। सो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। सी न्यूट्रल तो नहीं है क्योंकि वो डी को क्या कर रही है, रिपेल। इसका मतलब सी पर चार्ज जो है वो ए के चार्ज के अपोजिट है, और सिंस सी डी को रिपेल कर रही है तो डी पर सेम नेचर होना चाहिए जो सी पर है। इसका मतलब जो डी का चार्ज है वो भी ए के चार्ज के अपोजिट है, फाइन। ये हम इस तरह से निकाल ले गए। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, इट इज गिवन दैट बॉडी डी इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि अगर डी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, डी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो ए फिर क्या हो जाएगा, ए विल बी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ए विल बी नेगेटिव चार्ज। सी भी फिर सेम नेचर का होगा डी के, तो पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ए नेगेटिव है और बी को रिपेल कर रहा है तो बी भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी बी, द करेक्ट आंसर इज नेगेटिवली चार्ज। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस हम करते हैं। बेस्ड ऑन रिपल्शन अट्रैक्शन वी ट्राई टू फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ द charges. So this is the question, and this complete your discussion about the CBSE questions, CBSE level questions of electric charge and property.